अच्छा, माफी तो नहीं मांगेंगे अभय सिंह चौटाला हो सकता है कुछ टाइम बाद? लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि 40 सीट पर कैसे बढ़ना चाहते थे। उस टाइम तो आपकी सरकार सेंटर में भी थी, आपकी स्टेट में भी थी। 2009 के अंदर तो सीन ही कुछ और था। अब सीन था कि बीजेपी की सेंटर में थी, बीजेपी की स्टेट में थी। 40 क्या 50 आते तो 10 MLA बीजेपी आपके तोड़ देती। अब तोड़ लिया ना राज्यसभा में 9। तो मतलब आप कहना चाहिए गणित फैल था, गणित फेल हुआ। और राज क्यों नहीं चाहेगा? कोई राज क्यों नहीं चाहेगा? कोई नहीं, मुख्यमंत्री देखिए क्यों मैं नहीं बता बनना रहा हूँ, चाहेगा? एक मिनट, एक बिल्कुल बात बताओ, अगर वो राज नहीं चाह रहे थे तो वो घोड़े क्यों बुलाए थे फिर? नहीं। ये कह रहे हैं, ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि अभय सिंह चौटाला का हाँ, जानबूझकर कद बढ़ाया जा रहा है। कद बढ़ाया जा रहा है तो उनके बढ़ाने से नहीं। अच्छा, जनता को आप ये भरोसा दिला रहे हैं कि आप बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे अगर जनता आपको नहीं नहीं नहीं, ये खुद के नहीं होती है। जो आरोप लगाए हैं अभय सिंह ने, क्या वो उन आरोपों को साबित भी कर देंगे? नहीं, वो तो नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। साथियों, राजनीति की दुनिया की बात करें, हरियाणा के अंदर ऐसे गिने चुने चेहरे हैं जिनको राजनीति का भीषम कहा जाता है। उनमें से एक चेहरा आज हमारे साथ मौजूद है जो आज के राजनेता हैं, उन सब राजनेता में वरिष्ठ हैं वो, और बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, पढ़े लिखे हैं। जिन जिन महकमों को संभाला उन महकमों में अच्छे परफॉर्मेंस करने वाले मंत्रियों में उनका नाम शुमार है। आजकल आप देख रहे हैं हरियाणा की राजनीति का पारा काफ़ी चढ़ा हुआ है। अभय सिंह चौटाला ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए कुछ ऐसे वाक्य बोल दिए गए हैं और उधर से भी कह दिया गया कि हम महानानी का मुकदमा करेंगे, कोर्ट में घसीटेंगे, कोर्ट में जवाब लेंगे। क्या भाषाओं की मर्यादाएं अब नहीं रही राजनीति के अंदर? एक जमाने में कांग्रेस पार्टी ने एक प्रतिनिधि मंडल भेजा था विदेशों के अंदर। उस प्रतिनिधि मंडल का मुखिया विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को बनाया था। एक वो दौर था, अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे और उन्होंने देखा कि एक गलियारे में जवाहरलाल जी की फोटो लगी होती थी और उस गलियारे से वो फोटो हटा दी गई थी। तुरंत उन्होंने कर्मचारियों को बुलाया कि ये फोटो किसने हटाई है, तुरंत लगा दी जानी चाहिए, और वो तुरंत लग गई। इस प्रकार की नैतिकता थी। आज वो चीजें कहाँ चलेगी, सारी बातें करेंगे। आपको पता है राजनीति के भीषम अनुभवी नेता हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो चॉइस ऑफ ग्रामीण भारत मंच पर आपका स्वागत है। आपका पुनिया जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप पधारे हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जो अभय सिंह जी की और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की तलखी है वो आपने भी देखी है। इस प्रकार की तलखी आजकल के नेताओं में क्यों हो रही है? देखिए, जब बात आती है कहने की कुछ और अंदर की कुछ होती है। जब दोगले चेहरे सामने दिखाई दें ये आना स्वाभाविक है, क्योंकि आदमी अंदर कुछ सोच रहा है, कर कुछ रहा है और लोगों में अपनी तरफ से मैसेज कुछ और देने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उनकी कार्यशैली से लोगों को जो इस बार मैसेज पहुंचा उससे हर आदमी जो है आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को कुछ ऐसे वो मतलब गैर राजनीतिक शब्दों से भी लोग इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में। और आम जनता जो है, क्योंकि वो अपने आप को ठगा महसूस करती है। भारतीय जनता पार्टी का विकल्प बहुत दिनों से जनता ढूंढ रही थी। पहले तो जब 2014 में ये लोग 14 में आ गए तब इन्होंने जात पात का नारा देकर बहुत बंटवारा किया था समाज के अंदर। इन्होंने बंटवारा किया था 35-1 का, 35-1 का, और उसमें जो है इनका दाव लग गया था। 2014 में सरकार आ गई। उसके बाद जब 2019 में चुनाव आया तो लोग इनके जबरदस्त खिलाफ थे कि उनकी नीतियों के खिलाफ। ये झूठ बोलकर आए थे, प्रधानमंत्री भी देश के इतने बड़े देश के 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री है, उन्होंने भी न जाने कितनी कितनी डींग हाँकी कि 15 लाख रुपए आ जाएंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाएगा, भ्रष्टाचार का पैसा जो बाहर गया हुआ है वो आ जाएगा, उससे लोगों को ये फायदा होगा वो फायदा होगा। और डॉलर जो है वो आज जिस तरीके से हमारा रुपया गिरा है तो कल को जो है ना रुपए की कीमत हमारी बहुत बढ़ जाएगी, ब्लैक मनी जो है वो बाहर आ जाएगा। तो मतलब तरह तरह के वादे किए गए थे, आज वो सारे के सारे उल्ट पड़े हैं। इसी तरीके से बीजेपी के वो सारा सिस्टम जो उल्ट पड़ा, उनकी खिलाफत बढ़ी
तो बढ़ने के बाद जो है ना सीटें उनके फिर बाद में 40 ही आई थी, और कम आ सकती थी। वो तो उन दिनों चलो मोदी का सिक्का चल रहा था और उसकी वजह से इनको 40 सीट मिल गई थी। और कुछ कांग्रेस की गलतियां थी कि उन्होंने कई जगह जो टिकटें ऐसी दे दी थी 2019 में भी, जिसकी वजह से बीजेपी जो है आसानी से सरकार में आ गई और 10 एमएलए इंडियन नेशनल लोकदल से पार्टी टूटी थी और उसको तोड़कर जब अलग हुए 10 एमएलए मिल गए थे उन्हें, और उनका दौर था, एक किस्म का दौर था। तो उस टाइम जो है विपक्ष की भूमिका निभाने के बजाय वो कांग्रेस पार्टी की तरफ नहीं, विपक्ष का कांग्रेस थी उस टाइम, लोकदल विपक्ष में था, चाहे अभय सिंह चौटाला अकेले थे लेकिन विपक्ष में थे। तो उनकी बजाय जो है ना वो सीधे बीजेपी से जा मिले और सरकार बीजेपी ने बना ली, मतलब बाई डिफॉल्ट बनी वो। और उसके बाद अब 2024 में चुनाव थे। इससे पहले मैं एक थोड़ा क्वेश्चन लूंगा आपने, आपकी पार्टी ने, इनेलो ने भी तो उपराष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी का वोट डाला था। देखिए मैं बताऊं आपको कि आप लोग सेम पेज पे ही थे ना। मैं बता रहा हूँ आपको, चौधरी देवीलाल जी इतने बीजेपी के खिलाफ नहीं थे जितने कांग्रेस के खिलाफ थे। कांग्रेस को हराने के लिए उनका प्रयास रहता था कि जितनी पार्टियों को जोड़ लूं मैं जोड़ लें। 1985 के अंदर जब न्याय युद्ध छेड़ा तो सभी पार्टियों को उन्होंने साथ मिलाया और 1987 में उसका रिजल्ट निकला कि 85 सीटें आई और कांग्रेस की केवल 5 सीट आई थी। इन लार्जर इंटरेस्ट में उन्होंने सारे सबको जोड़ा था। इन लार्जर इंटरेस्ट में जो है ना चौधरी अभय सिंह चौटाला जो एमएलए थे उस टाइम में, उस टाइम क्या था कि कांग्रेस के वोट न देने के लिए वो वक्त और था और इशू और अलग था। राष्ट्रपति का तकरीबन जो है ना एक नॉन पॉलिटिकल सा चुनाव होता है और उसके अंदर जो है उन्होंने उसको वोट दिए थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यही वही ठीक है, वो जीतने वाले वो भी थे, लेकिन ये था कि भाई राष्ट्रपति का चुनाव है उसमें तो हम सब सम्मति से बना दे तो और अच्छा होता है घर को। लेकिन उस टाइम उन्होंने मदद की थी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जहाँ तक सरकार बनाने की बात आई है, जिस तरह से लोगों का उनके खिलाफ गुस्सा बढ़ा बीजेपी के खिलाफ, तो बढ़ते बढ़ते जो है ना, क्योंकि लोकदल तो कमजोर कर दिया था, अलग से ग्रुप बन गया था घर के अंदर ही, दूसरी पार्टी बन गई, वो राज मिल गए, इसलिए राज मिलने के बाद में वो भी बदनाम हो गए, लोग उन्होंने उनसे किनारा कर लिया। तो हर आदमी की निगाह कांग्रेस के प्रति थी और कांग्रेस को सोचते थे भी कांग्रेस का ही राज आ रहा होगा तब बीजेपी बदलेगी। तो बदलने के लिए, बीजेपी में बदलाव लाने के लिए लोगों ने कांग्रेस को कहा और कांग्रेस के अंदर भी ये चल रहा था कि अगर हमारी इतनी सीट आए, वो उतनी सीट लेना नहीं चाहते, पब्लिक तो 60-70 देना चाहती थी। हांसी में एक प्रोग्राम हुआ आपके नज़दीक एरिया के अंदर, और उस हांसी में जब भावी मुख्यमंत्री के बेटे जो थे, एक्स चीफ मिनिस्टर के बेटे भावी मुख्यमंत्री, वो थे वहाँ और साथ में हिसार के सांसद थे। उस टाइम लोगों ने कहा क्यों चिंता कर रहे हो, आपको 60 से ऊपर सीट मिल जाएगी। तब वो हमारे एमपी साहब थे तो उन्होंने ये कहा कि नहीं 40 बथेरी है, इसका मतलब है कि 40 आएगी तो हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनेंगे, 40 से नीचे आ जाएगी तो 40 से ऊपर आ जाएगी तो नहीं बन पाएंगे। लोगों ने 40 की जो है ना फिर 37 कर दी, पक्का बनाना है हुड्डा साहब को, तो पक्का बनाना है तो पक्का बन गए फिर। और उसके बाद इन्होंने जिस एक मिनट में प्रोफेसर साहब ये सवाल बनता है, देखिए आप लोग निरंतर अटैक करने के लिए हुड्डा साहब पे आरोप लगाते हैं, चलो आपका काम है, विपक्ष की राजनीति आप कर रहे हैं, लेकिन इन चीजों के प्रमाण क्या कहाँ पर है? नंबर 1। नंबर 2, जिस हुड्डा साहब पर आप आरोप लगा रहे हैं उसी कांग्रेस हाईकमान ने उनको सीएलपी का दोबारा मुखिया बना दिया। देखिए हाईकमांड का ही तो बात है सारी की सारी, हाईकमांड की मजबूरी है। हाईकमांड तो आपको याद होगा जब 2024 में टिकटें बंट रही थी तो राहुल गांधी जी विदेश चले गए थे और उस टाइम जो है प्रियंका गांधी को दे गए थे सब कुछ कि वो बांटेगी टिकटें। और प्रियंका गांधी से जो है ना हुड्डा साहब के बेटे के अच्छे ताल्लुकात थे, तो 72 सीटें अकेले लेकर आए थे। 24 की बात कर रहे हैं? हाँ 2024 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि खुद उन्होंने कहा था कि 72 सीट हमें मिली है, इसलिए मुख्यमंत्री का नाम और कह रहे थे हमें मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन उनके साथ ये थी कम सीट आए तो पुराना इतिहास था, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि 40 सीट पर कैसे बढ़ना चाहते थे। उस टाइम तो आपकी सरकार सेंटर में भी थी, आपकी स्टेट में भी थी। 2009 के अंदर तो सीन ही कुछ और था। अब सीन था कि बीजेपी की सेंटर में थी, बीजेपी की स्टेट में थी, 40 क्या 50 आते तो 10 एमएलए बीजेपी आपके तोड़ देती। अब तोड़ लिया ना राज्यसभा में 9। तो मतलब आप कहना चाहिए गणित फेल था? गणित फेल हुआ और इस गणित को फेल को जो है ना, इसमें जनता कोई दोष नहीं है, इन्होंने खुद ये प्रचार किया और ऐसी टिकटें बांटी जहाँ जीतने वाले कैंडिडेट थे उनको टिकटें दी नहीं
और हारने वालों में दी। सबसे बड़ा सबूत यही है कि जो इनके एमएलए थे, मान लो 28 बच गए थे, उनको यूं के यूं टिकटें 28 को पकड़ा दी। ये नहीं देखा कि इनके खिलाफ नेगेटिव चीज चल रही है या नहीं चल रही है, पॉजिटिव है कि जीतेंगे नहीं जीतेंगे। उसमें से 15 इनके हार गए। इसका मतलब साफ है कि आप तो सरकार तो चाहते ही नहीं थे, आप सरकार जो है ना बीजेपी को सीधी सौंप रहे थे। और जहां तक बात रही हुड्डा साहब, देखिए ये एक बड़ी अजीब सी बात है, हर इनेलो का नेता यही बात कह रहा है जो आप कह रहे हैं। कोई राज क्यों नहीं चाहेगा, कोई राज क्यों नहीं चाहेगा, कोई मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनना चाहेगा? एक बात बताओ, अगर वो राज नहीं चाह रहे थे तो वो घोड़े क्यों बुलाए थे फिर? नहीं, घोड़े बुलाए, सब कुछ करा उन्होंने, लेकिन मैं ये आपको बता रहा हूँ कि घोड़े बुलाना तो एक अलग चीज है, लेकिन उनको ये कॉन्फिडेंट थे ना, वो कॉन्फिडेंट इसलिए कॉन्फिडेंट हो गए थे ना कि लोगों की नजरें थी, राज देने की सलाह थी, लोगों की थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो फिर कॉन्फिडेंट कहाँ थे? अगर वो 40 सीटों का उनका आंकड़ा था तो 40 में फिर घोड़े कैसे बुला लिए? आंकड़ा उनका गलत था ना। पिछली बार भी उन्होंने यही कहा था। पिछली बार जो है ना, उन्होंने जब ये अपना क्या नाम है, ये इनके जनरल सेक्रेटरी जनरल होया करते थे अहमद पटेल, अहमद पटेल के साथ ये पार्लियामेंट हाउस में बाहर खड़े थे और एक वीडियो आया था कि तुम्हारी कितनी सीटें आएगी, जब 30 सीटें आई थी और उस टाइम इन्होंने कहा था कि 12-13 सीटें आ जाएगी। वो वीडियो भी आया था, आई 30 थी। तो मतलब आंकलन तो कोई है ही नहीं ना, आंकलन तो आपके पास में, और आंकलन नहीं है तो ये फिर मैं बता रहा हूँ कि बात तो इसलिए थी, बात ईडी की बात है, बात है डर की बात है, भय है। हर कोई डरा हुआ था। ये डर तो अभी इन्हें जैन जी ने तोड़ा है डर तो। जैसे महात्मा गांधी जी ने देश के लोगों का भय था अंग्रेजों के प्रति, जो है ना, अंग्रेजी पुलिस के प्रति, अंग्रेजी प्रशासन के प्रति, तो महात्मा गांधी ने दंडी यात्रा निकाल कर और वो भय तोड़ा था, थोड़े से लोगों के साथ लिया था और उनको बहुत बुरी तरह पुलिस ने पिटा था। महात्मा गांधी को भी चोटें लगी थी, लेकिन उन्होंने अलीफ से बे नहीं कही। इसका मतलब ये था कि अहिंसा से लड़ना है, और उसके बाद लोग जुड़ गए सारे देश। अच्छा एक बात बताओ आप, जो आप उसका ईडी का भय बता रहे हैं, ये एक चीज है, वो ईडी के भय में सरेंडर कर गए बीजेपी के आगे, कर गए जी। लेकिन यहाँ अभय सिंह ने मर्यादा लांघ दी, उन्होंने कह दिया कि वो उनके पांव पकड़ लिए, उन्होंने कहा कि गृह मंत्री जी के। ठीक है, यहाँ पर ये चीजें आप चल रही हैं। पहली बात तो कि इस प्रकार की भाषा का प्रयोग एक आज की जो राजनीति कहेंगे हम, उसमें होना जायज है, अच्छी राजनीति में। दूसरी बात है, तो आप खुद कह रहे हैं कि हम चौधरी देवीलाल जी के भाजपा के साथ अच्छे रिश्ते रहे हैं, तो फिर ये आपने उपराष्ट्रपति चुनाव में उनको सपोर्ट भी किया है, तो फिर आप किस मुंह से ये बात कह रहे हैं? आपके तो खुद बीजेपी के साथ अच्छे रिश्ते हैं। नहीं, बीजेपी अलग थी, अब वो राज में नहीं थी वो। अब ये राज में आई है, तब इनका उस टाइम असली पहले क्या था, ये नंबर 2 की टीम रहती थी हमारे साथ, सपोर्ट करने के लिए रहते थे। ये 10-12 जो जीत जाया करते, कभी 2 जीत जाया करते, कभी 4 जीत जाया करते थे, इस तरह की पोजीशन की हुआ करती थी। अब ये अकेले आए, राज है, और राज इनका जब देखा है तो लोगों को पता लग गया। सारे ये चौधरी देवीलाल तो उस टाइम भी कहते थे कि ये लोग जो है ना, ये किसान के हितैषी नहीं है, ये किसान मारू लोग हैं। और बाद में जो है ना, क्योंकि कांग्रेस को बदलना होता था उस टाइम, जो आज बीजेपी की है ना, यही स्थिति उन दिनों कांग्रेस की थी। कांग्रेस को बदलाव लाना था, हम यही तो कहते हैं ना, कांग्रेस में अगर बदलाव लाया तो वो भी चौधरी देवीलाल लेकर आए थे, अपना राज बनाया था। और अगर आजकल को बीजेपी में बदलाव लाना है तो लाना है, तब कांग्रेस को तो लोगों ने देख लिया, वो विकल्प नहीं रहा है। और ये जो खालिस्तान है, देखो कोई न कोई उसको भरेगा। जब वैक्यूम आता है ना, तो हवा जहाँ मतलब मान लो डिप्रेशन में आती है, तो वहाँ दूसरी हवा आती है। तो इसलिए विकल्प जो आज के दिन इंडियन नेशनल लोकदल ही है। जहाँ तक आप अभय सिंह चौटाला की बात करते हैं, वो सीधी ठेठ ग्रामीण भाषा बोलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये ग्रामीण भाषा बोल रहे हैं। और धीरे धीरे जो जिम्मेदारियां बढ़ रही है, तो काफी बदलाव भी हम देख रहे हैं कि बदलाव भी उनके अंदर आ रहा है, क्योंकि पहले कोई जिम्मेदारी नहीं हुआ करती थी। बड़े भाई अजय सिंह चौटाला को सारी जिम्मेदारियां दे रखी थी, खुद तो सरसा तक की राजनीति करते थे, जिला परिषद राजनीति। ये जो आप कह रहे हैं, मैं थोड़ा माफी चाहूंगा, बीच में रोकना चाहूंगा, ये सत्य है, मैं इसको कम शब्दों में ही समेट देता हूं। ये सत्य है कि अभय सिंह चौटाला का ग्राफ बढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। परंतु जनता ये कहती है, और विपक्ष भी, दूसरा पक्ष भी आप पे आरोप लगाता है कि आप भी बीजेपी से मिले हुए हैं, आप जनता को कैसे ये विश्वास दिलाएंगे कि आप बीजेपी की बी टीम नहीं है या उनके साथ मिले हुए? देखिए मैं बताऊंगा आपको, अब इस बार चुनाव देख लो आप, रिजल्ट अगर बी टीम, तो रिजल्ट से पता लगता है ना। कहीं भी आप देख लो, जहां लोकदल के वोटों की वजह से जो है ना कांग्रेस को हारी और बीजेपी जीती हो, कहीं नहीं, एक सिंगल ऐसा आपको नहीं मिलेगा चांस है। ये तो कहने के लिए पीछे एक वीडियो वायरल हुआ था, कांडा के साथ वार्तालाप हो रही है, वहां पर ये चीजें थी कि अभय सिंह चौटाला की सेटिंग चल रही है इस क्षेत्र के अंदर,
अभी कुछ दिन पहले एक देखिए, वीडियो वायरल हुआ इस था। तरह की वीडियो जो लोग ना वायरल करते रहते हैं, प्रचार करते रहते हैं। अभय सिंह चौटाला के खिलाफ कोई दुष्प्रचार थोड़ा थोड़ा किया, पहले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ बहुत किया, लेकिन उसके बावजूद सारे दुष्प्रचार को तोड़ते हुए और अकेले जो है 47 सीट ले गए थे। पहली बार चौधरी देवलाल जी के बिना ले गए थे 2000 में जो चुनाव आया असेंबली का। तो आज उनके बारे में जो अभय सिंह चौटाला जी के बारे में क्या दुष्प्रचार जो करते हैं, तो वही आदमी है। जब भी जनता को दुख होता है, तकलीफ होती है, तो संकट होता है, उस संकट को निवारण यही व्यक्ति करता है। चाहे ये बुढ़ापा, सबसे बड़ी बात तो बुढ़ापा पेंशन को मैं मानता हूँ, और सारी बातों को छोड़कर कि जब इन्होंने बुढ़ापा पेंशन बंद कर दी थी, काटे नहीं थी, बंद कर दी थी, परीक्षा ले रहे थे धैर्य की लोगों की कि सरकार चाहती थी कि देखते हैं क्या बनता है, और जो काटी तो नहीं बंद की, तो इन्होंने आगे आगे कहा कि ठीक है कैसे बंद करते हैं, हम चंडीगढ़ सरकार को घेराव करेंगे। बाद में अगले दिन जो इन्होंने 3000 जो थी वो भी जारी कर दी, साथ में 200 रुपये बढ़ोतरी करके, क्योंकि वो सरकार की कही हुई चीज़ थी। अब तो यूं भी कह देते हैं कि अभय सिंह चौटाला धमकी देता है और अगले दिन ये बात है ना लागू हो जाती है, तो ये तो सरकार से मिले में ये कोई बात कह रहे हैं, ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि अभय सिंह चौटाला का हाँ। जानबूझकर कद बढ़ाया जा रहा है। कद बढ़ाया जा रहा है, तो उनके बढ़ाने से नहीं बढ़ता। देखिए कद आज की बात नहीं है, जब चौधरी देवलाल जी कहते थे, जब सन 1985 की बात, आंदोलन था, और आंदोलन था तो चौधरी देवलाल जी बंसीलाल जी को और भजनलाल जी को क्या कहते थे कि तामिली हवलदार, कि मैं जो कहता हूँ ना वही अगले दिन को लागू करना पड़ता है। तो तामिली हवलदार मानते थे। तो चीफ मिनिस्टर आज का हो सकता है तामिली हवलदार होगा, लेकिन ये नहीं है कि कोई उनसे मिले हुए हैं, क्योंकि वो तो बहस है कि जनता किसके साथ है, सच्चा कौन है। देखिए अभय सिंह में 100 कमियां हो सकती है, लेकिन दो तो मैं इनके अंदर देख रहा हूँ, दो चीज़ तो हर आदमी उसको मानता है, और आज की राजनीति में उनकी कमी है। एक तो वचन की बात है कि वचन के अपने पक्के हैं, और एक सच्चाई की बात है कि सच बोलेंगे, और उसके लिए चाहे उनको कुछ ही सहना पड़ जाते हैं। कई बार जो है आजकल बहुत लोग ऐसे हैं जो सच्चाई को बर्दाश्त नहीं करते। मैं देखता था आज किसी की ट्रांसफर की बात थी, आप ले लो, कोई पुलिस का आदमी आ गया था, तो कहने लगे भैया तनख्वाह तो मिलती है ना आपको, यूँ ट्रांसफर यूँ अगर यूँ होती रहेगी, हमको आज सरकार में थोड़ी हैं, तुम तो आगे करने के लिए, मतलब कहने का चाहे उसको तकलीफ वही होगी, लेकिन अगला सच्चाई कहेगा। तो भाई आज सरकार ही नहीं है तो मैं किसकी तुम्हारी ट्रांसफर करा दूंगा, कर सरकार की खुद की नहीं होती है। जो आरोप लगाए हैं अभय सिंह ने, क्या वो उन आरोपों को साबित भी कर देंगे? नहीं, वो तो तैयार है, उन्होंने तो कहा कि ठीक आओ, लगाओ तो सही ना, आओ तो सही। उन्होंने तो ये सीधा साफ जो हुड्डा साहब पे उन्होंने आरोप लगाए, यार फिर ये बातें आज भी उन्होंने कही है, दोनों सभाओं में कही है। मैं आज साथ था, जुलाने में भी बात ये कही थी, और महम के अंदर भी कही है, वहीं रोहतक में भी ये बातें कही है उनको कि ठीक है मेरे पास सबूत है, आओ तो सही कोर्ट के अंदर है गया, कोई दायर तो करो, माना नहीं करो, या और जो भी केस करना चाहते हैं करो, आओ मैदान में आओ। अच्छा, जनता को आप ये भरोसा दिला रहे हैं कि आप बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे? अगर जनता नहीं, ये बात नहीं, बीजेपी के साथ जाने का मतलब नहीं है हमारी सरकार बनेगी। ये हम आज अगर यूं कह दें कि हम बीजेपी के साथ नहीं जाए, इसका मतलब हम सरेंडर कर रहे हैं। सरकार 100% सरकार बनेगी, और ये कह सकते हैं कि बीजेपी की सपोर्ट से सरकार नहीं बनाएंगे, अकेले सरकार बनाएंगे। ये कह सकते हैं, ये कह सकते हैं, ये नहीं कहेंगे कि बीजेपी की सपोर्ट कर नहीं करेंगे। बीजेपी कौन होती है? इंडियन नेशनल कांग्रेस सरकार बनाएगी, और सरकार में अगर 2 MLA की जरूरत पड़ती है तो बीजेपी की सपोर्ट नहीं लेंगे। ये आपका कहना है? नहीं कहना, बिल्कुल उसकी सपोर्ट नहीं लेंगे। अच्छा, अपनी सरकार बनाएंगे, और ये 100% बनेगी, क्योंकि देखिए बीजेपी से लोग नाराज हैं, और वैक्यूम है, खालिस्तान है। खालिस्तान को भरता है तो पहले तो कांग्रेस से नजर आई थी लोगों को, लेकिन 3 चुनाव लोगों ने देख लिए, कांग्रेस से विश्वास टूट गया तो कहीं तो विश्वास आएगा ना, किसी के प्रति तो जाएगा विश्वास। अब आपने देखा तमिलनाडु के अंदर जो आदमी आया सीधा सामने, और सीधा सामने आने के बाद में जो है ना दोनों के बीच में से निकल गया। और इसी तरीके से जो आपने देखा बिहार के अंदर, इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष है, 5 बार MLA रह लिया, बांकीपुर सीट से 5 बार MLA रह लिया वहां से। 6ठी बार ये चुनाव हो रहा था, और वहां जो है ना PK जीता है, और ये हारे हैं। तो कहाँ भी कुछ हो सकता है, एकदम लोग तो तंग है बीजेपी से, लेकिन वही बात है कि विकल्प देख रहे हैं, और विकल्प आज के दिन लोगों को इंडियन नेशनल लोकदल ही नजर आ रहा है। आखिरी सवाल है मेरा, आपने इस बार जो रैली, आप जन्म जयंती समारोह था देवीलाल का, आप वो मना रहे नूह के अंदर, नूह में आप 25 को मनाते थे, आप 27 को क्यों मना रहे हैं? देखिए वहाँ उनका त्यौहार है 25 को, जो मुसलमानों का त्यौहार होता है, और उस त्यौहार की वजह से उन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि हमारा 27 को कर दें। और नूह मना इसलिए रहे हैं कि ये चौधरी देवीलाल का गढ़ हुआ करता था। एक बार मुझे याद है, जुम्मे की नमाज है, जुम्मे की नमाज है, तो वो उनके लिए बहुत बड़ा त्यौहार है। तो जब एक बार बाढ़ आ गई थी वहाँ, और बाढ़ का पानी जब निकलवा रहे थे, निकालने के बाद जो ज़मीन
सख्त हो गई थी, सख्त हो गई थी, तो उसमें बांध के लिए जो है ना एस्कॉर्ट और आइशर कंपनियों को बुलाया, उनके ट्रैक्टर बुलाए, कहने लगे तेल हमारा होगा, सरकार का होगा, और आप इनकी बांध लोगों में कराओ, ताकि ये है कि इनके बैल तो चल नहीं सकते इस टाइम, क्यों करड़ी होगी, जमीन होगी है। और साथ में ये कहते थे कि आइंदा अगर भाई बरसात ये बाढ़ आ गई ना, तो ये तुम्हारे लिए जो है ना जहमत नहीं होगी, रहमत होगी। ये शब्द मैं उन दिनों सुनता था, उनकी जो मैं उनके साथ पॉलिटिकल सेक्रेटरी था, जो बहुत दौरा किया करते। नसीम अहमद गुड़गांव के डीसी होते थे, जो गुड़गांव छोटा ही था उस टाइम में, तो नूंग एरिया में जब थे तो वो अपनी जीन की पैंट के अंदर, जीप के अंदर जो है ना लोगों के अंदर जाया करते थे पानी निकालने के लिए। और चौधरी देवलाल भी धोती ऊंची करके अपनी लोगों के बीच में रहते थे, तो लोगों का बड़ा प्यार था, खासकर मेवात के लोगों का। इसलिए इस बार तो विशेष करके मेवात में ही रखी है। आप उनको वहाँ का रहबरे आजम मानते हैं? हाँ, रहबरे आजम ही थे। वो तो बहुत गरीब आदमी है, वहाँ के लोग हैं गरीब, और उनमें विश्वास रखते थे। अच्छा, माफी तो नहीं मांगेंगे अभय सिंह चौटाला हो सकता है कुछ टाइम बाद? आज तक तो उसने कभी माफी मांगी नहीं। अच्छा। अपनी बोली बात पर अड़गे रहा है हमेशा, और अब हम माफी मांगने का तो सवाल ही पैदा नहीं कर किसी चीज का। अच्छा, क्यों मांगे कि वो कोई झूठ बोलेंगे तो मांगेंगे? मैं तो कहता हूँ एक तो सच्चाई का और एक वचन का, दो चीज का धनी तो अगला है जो फिर माफी मांगने की जरूरत क्या है? माफी तो जो अगले पहले जो है ना वो धौंस है बस, और कुछ नहीं है कि धौंस दे रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करें। करो तो सही, कौन रोकता है? आज तक किया हो, हिम्मत करिए, दिखाइए कहीं। इतने डरपोक आदमी मैंने देखे कि राजनीति के अंदर। ये तो चलो ठीक है, वो भजनाल का माड़ा वक्त था, 67 सीटें आई तो वो चोई भजनाल की वजह से आई थी, इनकी वजह से थोड़ी आई थी। और उसमें जो है ना ये एमपी वगैरह और सारे लेकर ऊपर से हाईकमांड का भी यही सौदा था, चोई भजनाल के खिलाफ हो गए थे और उधर से इनको बना दिया था। बना दिया तो रख तो पाते ना, रख भी नहीं पाए ना। सारी कांग्रेस को इधर उधर बंटाधार कर दिया, एक को उधर, दूसरे को उधर, तीसरे को उधर, पार किया सबको। अकेला अब कोई रह नहीं सकता, चाहे कोई पार्टी हो चाहे। जी। तो साथियों, ये थे हमारे साथ, जैसा मैंने कहा था कि हरियाणा की राजनीति का अगर हमें भीषम कहेंगे तो भी गलत नहीं होंगे। बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बहुत अनुभवी नेता हैं। शायद आपके साथ के डॉक्टर रघुवीर सिंह का अध्ययन कह सकते हैं? नहीं, बाद के हैं, बाद के हैं वो भी। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह डोमरखा एक जो फिलहाल की राजनीति में है वो इनके साथ के नेता हैं, नहीं तो अदरवाइज जितने भी नेता हैं वो सारे के सारे जूनियर हैं प्रोफेसर संपत सिंह से। बहुत अनुभवी नेता, और जो हमने पूछा सारी बातें खुल के बताई हैं। आप क्या मानते हैं, आप क्या सोचते हैं? क्या इस बार जो इनेलो पार्टी ने नूह के अंदर जन्म जयंती समारोह मनाने का एक फैसला किया है, ये फैसला ऐतिहासिक फैसला होगा और इनेलो को एक अच्छी माइलेज दिलाएगा? आपकी क्या राय है? आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और पॉडकास्ट में। तब तक के लिए राम राम।